नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोगों को अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है उस पर चर्चा करने वाली हूँ। मैंने साहित्य शास्त्र के इकाई नंबर 3 में नेट के पाठ्यक्रम में जो प्लेटो का काव्य सिद्धांत है या प्लेटो के काव्य संबंधी जो विचार है उन पर हमने चर्चा की थी एक वीडियो में। और आज हम प्लेटो के बाद अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है, त्रासदी का विवेचन है, उसके बाद उनका विरेचन सिद्धांत है। ये तीनों भी सिद्धांतों पर मैं चर्चा करने वाली हूँ, लेकिन एक एक करके आज हम अरस्तु का संक्षिप्त में परिचय देखेंगे और अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत ये भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अरस्तु का परिचय देखते हैं। अरस्तु का जन्म ईसा पूर्व 384 में मकदूनिया नामक जो शहर था उसमें स्थगीरा नामक एक नगर में हुआ है, जो यूनान का उत्तरी भाग था। जैसे मैंने प्लेटो के वीडियो में आप लोगों को कहा था कि यूनान के करीब करीब 20 टुकड़े थे और उस 20 टुकड़ों में से एक उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी जो भाग था उसमें उत्तरी भाग का जो संबंध अरस्तु का रहा है। ठीक है, अब अरस्तु को अरिस्टोटल भी कहा जाता है और इनकी मृत्यु ईसा पूर्व 322 में हुई है। अब ये प्लेटो के शिष्य हैं, यानी प्लेटो इनके गुरु हैं। अरस्तु प्रसिद्ध यूनानी जो आश्रय में रहने वाले प्लेटो के शिष्य थे। पाश्चिमात्य विद्वानों ने अरस्तु का स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना है। प्लेटो ने एथेंस में जो एक पाठ्यशाला खोली थी, अरस्तु उस पाठ्यशाला के विद्यार्थी रह चुके हैं और बाद में अरस्तु ने ही प्लेटो को ही अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया था। अब पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अरस्तु का महान योगदान है। सिकंदर के दरबार में इनके पिता चिकित्सक थे और ये संपन्न परिवार से थे, विलक्षण प्रतिभाशाली थे, एथेंस शहर में पढ़ने के लिए जाते थे। दो बातें इनके बारे में प्रसिद्ध है, एक अभिजात्य और दूसरा उनकी बुद्धि। ठीक है, अरस्तु को एथेंस का मस्तिष्क कहा जाता है। अब इनके विचारों का जो प्रभाव है 16वीं शताब्दी तक रहा है। 2000 साल तक लगभग समस्त यूनान, यूरोप को ये प्रभावित करते रहे हैं। प्लेटो के मृत्यु के बाद अरस्तु को उनकी गद्दी नहीं मिली क्योंकि वे एथेंस के नहीं थे, यानी एथेंस के मूल निवासी नहीं थे। इस कारण उन्हें नकारा गया था। जो अरस्तु के एक मित्र थे हेरीमिनास, उन्होंने अरस्तु को अनुसंधान के लिए 20,000 की रकम दी थी और अपनी बेटी की शादी भी उनके साथ करवा के दी थी और 1000 शिष्यों को काम पे भी लगा दिया था। अब ये उनके जन्म के संबंध में है। उनके शिष्य सिकंदर है। अरस्तु ने विविध विषयों पर 400 से अधिक रचनाएं की हैं, जैसे दर्शन शास्त्र, आचार शास्त्र, राजनीति शास्त्र, काव्य शास्त्र, भाषण शास्त्र, ऐसे विज्ञान, ऐसे बहुत सारे विषयों पर उन्होंने, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मौसम विज्ञान, बहुत सारे विषयों पर उन्होंने लगभग 400 तक पुस्तकें लिखी हैं। अरस्तु की कृतियाँ यूनानी ग्रीक भाषा में है, ये आपको याद रखना है, यानी उनकी ग्रीक भाषा। लेकिन जो महत्वपूर्ण किताबों के नाम हैं वही मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। एक उनका काव्य शास्त्र जो पोएटिक्स नाम से लिखा गया है, और पोएटिक्स काव्य शास्त्र ये एक प्रसिद्ध किताब है। दूसरी है भाषण शास्त्र, जिसको अंग्रेजी में रेटोरिक्स कहा जाता है। इन दो ग्रंथों में साहित्य शास्त्रों को उन्होंने पूरी तरह प्रस्तुत किया है। अब जो पेरिपेटिकस कहा जाता है, यानी इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन उसमें से द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस, हिस्ट्री ऑफ एनिमल, ऐसे बहुत सारी किताबें हैं। लेकिन पेरिपेटिकस जो ग्रीक भाषा में लिखी गई 50 पृष्ठों की ये उनकी किताब है और पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा या आचार्य अरस्तु के काव्य शास्त्र को दो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। जैसे मैंने कहा कि रेटोरिक और पोएटिक्स, भाषण शास्त्र और काव्य शास्त्र, यानी इसका भाषण शास्त्र का ही यूनानी नाम है तेरेवनेस और तेरेवनेस रिटोरिकेस ऐसा नाम है। अरस्तु के काव्य शास्त्र का यूनानी नाम पेरिपेटिकस, जैसे मैंने कहा है, और जो ग्रीक भाषा में है 50 पृष्ठ की किताब है जिसमें 26 अध्याय है। ये आपको याद रखना है। कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि काव्य शास्त्र का यूनानी नाम क्या है, हाँ, और भाषण शास्त्र का यूनानी नाम क्या है। तो काव्य शास्त्र का यूनानी नाम है पेरिपेटिकस और भाषण शास्त्र का तेरेवनेस रिटोरिकेस।
ऐसा नाम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उनके विचारों पर प्रभाव उनके कुटुंब का, उनके गुरु प्लेटो का, राज दरबार का, वातावरण का रहा है। ये भी बात उनके बारे में हम कह सकते हैं। अब उसके बाद जो पोएटिक्स की रचना हुई 330 ईस्वी पूर्व के आसपास हुई, ऐसा कहा जाता है। अब इसमें उन्होंने काव्य कला का विवेचन दिया है। 1000 वर्षों के बाद पेरिपोएटिकस रचना प्रकाश में आई और 1498 में वाला नामक इतालवी ने इसका लैटिन में अनुवाद किया। यानी एक लेखक है इतालवी और उसने इसका अनुवाद किया है लैटिन भाषा में। इसकी प्रथम अंग्रेजी व्याख्या जो 1780 में की गई थी और बूचर ने 1894 में तथा इनग्रेम बाइवेटर ने 1898 में की थी। अब पेरिपोएटिकस का अनुदित रूप सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है। यह 50 पृष्ठों की किताब है, जैसे मैंने कहा, ये याद रखना। अरस्तु ने एसेस तथा लाइसियम नामक 2 स्थानों में नई अकादमी की स्थापना भी की थी। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के पितामह अरस्तु पाश्चात्य काव्यशास्त्र में अपने निम्न, जैसे मैंने कहा कि इनके 3 सिद्धांत हैं और 3 सिद्धांतों के कारण ये जाने जाते हैं, जैसा अनुकरण सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत और त्रासदी सिद्धांत। तो आज हम उनका अनुकरण सिद्धांत देखने वाले हैं। अरस्तु ने प्लेटो की भांति काव्य कलाओं को भौतिक दार्शनिक दृष्टि से न देखकर सौंदर्यवादी दृष्टि से देखा है। यह प्रसिद्ध मान्यता स्थापित की कला प्रकृति की अनुकृति है। जैसे कहा कि आर्ट इमिटेशन नेचर, ऐसा उन्होंने कहा है। अब अनुकरण का जो उनका सिद्धांत है, उन्होंने अपने अनुकरण सिद्धांत को या अनुकरण के लिए उन्होंने नेमेसिस शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद इमिटेशन माना जाता है। भिन्न भिन्न क्षेत्र में कार्य करने वाले कलाकार अपने अपने माध्यम के अनुसार भौतिक जीवन का या जगत का अनुकरण करते हैं। अरस्तु ने लिखा है कि वे मनुष्य का नहीं वरन कार्यरत मनुष्य का और जीवन का अनुकरण करते हैं। कार्य शब्द का प्रयोग उन्होंने मानव जीवन के आंतरिक पक्षों को व्यक्त करने के लिए या व्यक्त कर सके इसके लिए लिया है। अब बुद्धिसम्मत व्यक्तित्व का उद्घाटन कर सके इसके लिए भी वो कार्य का जो शब्द प्रयोग करते हैं और वह सभी कुछ कार्य के अंतर्गत आएगा। जैसे उन्होंने कहा है कि कार्य केवल मनुष्य के कर्म नहीं है, उसके भीतर विचार, भाव, चरित्र आदि भी कर्म के साथ आते हैं कार्य में, जो कर्म के लिए उत्तरदायी होते हैं। अतः अनुकरण का अर्थ नकल न होकर पुनः प्रस्तुति है। काव्य में जिस मानव का चित्रण होता है वह सामान्य मानव से अच्छा भी होता है या वह बुरा भी हो सकता है। यानी दोनों भी बातें उन्होंने कही हैं कि जिस काव्य में जिस मानव का, जिस चरित्र का चित्रण कवि कर रहा है, उसका व्यक्तित्व अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, जैसे का वैसा भी हो सकता है। अब उन्होंने 3 जैसे प्रतिमान या वस्तु का जो भाव अनुकरण 3 प्रकार से होता है, ऐसा उन्होंने कहा है। जिसमें उन्होंने कहा है कि वस्तु ये जैसी थी अथवा है प्रतिमान रूप, वस्तु ये जैसी कही अथवा समझी जाती है संभाव्य रूप, और वस्तु ये जैसी होनी चाहिए आदर्श रूप। अब उन्होंने कहा कि जो प्लेटो द्वारा निरूपित पलंग है या बढ़ई द्वारा निर्मित पलंग प्रतिमान पलंग है, दूसरा चित्रकार द्वारा निर्मित पलंग संभाव्य पलंग है, और परमेश्वर द्वारा निर्मित पलंग जो आदर्श पलंग है, ये तीसरा। अब चित्रकार अथवा कृति प्रतीयमान पलंग का चित्रण करते हुए पलंग के प्रति अपनी आदर्श की कल्पना भी जो मिला देता है, उसके साथ कल्पना का संयोग होने के कारण वह मनोरम होता है। अब इस प्रकार के निर्माण के लिए कल्पना तत्व की आवश्यकता होती है। अतः अनुकरण से तात्पर्य है कि कल्पनात्मक पुनर्सर्जन, जिसमें कुछ चीज़ें बढ़ाई भी जा सकती है और अनावश्यक छोटी चीज़ें घटाई भी जा सकती है। अब कलाकार अनुमिति के नियमों के अनुसार अपनी वस्तु का चुनाव करता है और उसके कल्पनात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है। अब अरस्तु ने यह भी कहा है कि जिन वस्तुओं का प्रत्यक्ष दर्शन हमें दुख देता है, उनका अनुकरण द्वारा या प्रस्तुत रूप हमें आनंद प्रदान करता है। अर्थात उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि डरावने जानवर को देखकर, जैसे हम कहते हैं कि हम किसी सिंह को देखते हैं, किसी टाइगर को देखते हैं तो हम डर जाते हैं। अगर वो प्रत्यक्ष या यथार्थ रूप में हमारे सामने आता है तो हम उसे डर जाते हैं, लेकिन वही चित्र रूप में हमारे सामने आ जाता है तो हम प्रसन्न हो उठते हैं। यानी उसका
अनुकृत या अनुकृत रूप जो चित्र प्रदान करता है। अनुकरण द्वारा वास्तविक जीवन में भय और दुख की अनुभूति प्रदान करने वाली वस्तु को इस पर प्रस्तुत किया जाता है कि उसमें आनंद की उपलब्धि होती है। अब इस तरह अनुकरण से अरस्तु का अभिप्राय भावपूर्ण अनुकरण से या यथार्थ प्रत्यागन से नहीं है, बल्कि कल्पना के द्वारा निर्मित नए रूप से है। अरस्तु द्वारा प्रयुक्त अनुकरण शब्द का विवेचन अलग अलग विद्वानों ने भी किया है। अब जैसे उन्होंने कहा है कि प्रकृति से अरस्तु का अभिप्राय जगत को बाह्य, स्थूल और गोचर रूप तथा आंतरिक रूप जैसे काम, क्रोध इत्यादि से है। अब अनुकरण शब्द यूनानी शब्द जैसे मैंने कहा कि मिमेसिस और माइमिसिस जैसे शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है कि हिंदी यह अंग्रेजी शब्द इमिटेशन के लिए रूपांतरित होता है, ये याद रखना है। अब अनुकरण का अर्थ जैसे प्लेटो की बात हुबहू नकल करना या कॉपी करना जैसे बोलते हैं, प्रतिकृति न मानकर उसका अर्थ पुनर्सृजन या पुनर्निर्माण जैसे कहा गया है प्लेटो के द्वारा। अरस्तु के अनुसार वह पुनर्प्रस्तुतिकरण है, कॉपी नहीं है, वह पुनर्प्रस्तुतिकरण है। अरस्तु के अनुसार अनुकरण एक सृजनात्मक क्रिया है। अनुकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्रकृति के अनेक दोषों का निराकरण करने की जो कला द्वारा उसके अपूर्णता की पूर्ति की जा सकती है। अब उन्होंने कहा है कि अरस्तु ने कला को सृजन प्रक्रिया मानते हुए सृजन प्रक्रिया के स्तरों की चर्चा, जो वस्तुएं जैसी है उसे वैसा ही दिखाया जाए, जैसी वे लगती है या कही जाती है उसे वैसा दिखाया जाए, जैसे वे होनी चाहिए उन्हें वैसा दिखाया जाए। इस प्रकार अरस्तु की दृष्टि में कलाकार मात्र अनुकरण करता नहीं, सृजक भी है। प्लेटो ने जैसे कहा कि अनुकरण करता है। अब अरस्तु की दृष्टि में कलाकृति के रूप में वह अनुकृति महत्वपूर्ण है, जो वस्तु या घटनाएं जैसे हो उसे वैसा ही चित्रित कर दे। अरस्तु के अनुसार अनुकरण जो अनुकृत वस्तु में आत्म तत्व का प्रकाशन होता है। आनंद की उपलब्धि आत्म प्रकाशन के बिना संभव नहीं है। अब काव्य में वस्तु के 3 रूपों का उन्होंने जैसे मैंने कहा कि प्रतीयमान रूप, जैसे संभाव्य रूप और आदर्श रूप, जैसे मैंने कहा। अब ये भी अनुकरण भावात्मक, कलात्मक और पुनर्सृजन का पर्याय है, यथार्थ प्रत्यांकन नहीं, ऐसा कहा है। अब इनके मतानुसार यानी इनके दृष्टि में काव्य भाषा के माध्यम से कलात्मक अनुकृति होती है। प्लेटो ने कवि को अनुकर्ता बताया था, अरस्तु ने कवि को कर्ता बताया है। अब अरस्तु के अनुसार अनुकरण के विषय है प्रकृति, इतिहास और कार्यरत मनुष्य। अब काव्य में अनुकृति की विधि के अंतर्गत 3 शैलियों का उल्लेख उन्होंने किया है, जैसे प्रबंधनात्मक, आत्मा विभिजनक और नाट्य शैली। यानी जैसे प्रबंधनात्मक अनुकरण सिद्धांत की न्यूनता है, वस्तु तत्व की प्रधानता, गीति काव्य उसकी परिधि से बाहर, क्रोचे के सहानुभूति सिद्धांत का भी विरोधी सिद्धांत है। जैसे उन्होंने कहा है कि बहुत सारे जो आलोचकों ने अनुकरण की व्याख्या भी दी है और उसकी प्रक्रिया का, जैसे उन्होंने कहा है कि ब्रूचर ने कहा है कि अनुकरण शब्द का संबंध वे रचनात्मक प्रक्रिया से जोड़ते हैं। गिलबर्ट मरे कहते हैं कि अनुकरण में सृजना का अभाव नहीं होता, बल्कि अनुकरण में सृजनाशीलता होती है। अब स्पार्ट जेम्स कहते हैं कि जीवन के कल्पनात्मक पुनर्निर्माण को ही अनुकरण कहना चाहिए। अब अरस्तु यह स्वीकार करते हैं कि वस्तु या भाव का अनुकरण, जैसे मैंने कहा कि 3 प्रकार से होते हैं। ठीक है, अब ये रहा जैसे अनुकरण सिद्धांत, जो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है। वैसे भारतीय काव्यशास्त्र का और अनुकरण का भी संबंध है। जैसे भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में भी सर्वप्रथम अनुकरण शब्द का प्रयोग मिलता है, ये भी याद रखना है। ठीक है।